मेरी शादी हुई तो मेरे पति ने मुझे शादी की रात अपने सब घर वालों के बारे में बताया। अपनी माँ के बारे में कहा कि मेरी माँ की हमेशा इज्जत करना। लेकिन जब अपने छोटे भाई का जिक्र आया तो मेरे पति का मूड अजीब सा हो गया। बोले कि इसकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन इसे बच्चा समझने की गलती कभी मत करना। वह बहुत शातिर दिमाग का है। इसका जहन किसी मर्द से भी ज्यादा पक्का है। वह औरत को बेवकूफ बनाना अच्छे से जानता है। पति की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी कि वे अपने भाई के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, जबकि इसकी उम्र भी महज 15 साल की थी। मैंने जब उसे अगली सुबह देखा तो वे वाकई में बहुत मासूम बच्चा लग रहा था। मैंने उसको सर पर हाथ रखा और उसे कहा, तुम मुझे भाभी नहीं दीदी कहना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ। मैंने अपने पति के दिमाग को बहुत ही अच्छे से जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास मुझसे इसलिए नफरत करे कि मैं उनके एक बेटे से प्यार करती हूँ और दूसरा छोटा बेटा, उसके साथ ऐसा रवैया क्यों करूँ। इस वजह से मैंने अपनी सास को ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे उनके छोटे बेटे से कोई परेशानी है। मुझे तो अपना पति पहले ही दिन से कुछ शक ही लग रहा था। इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपके सब घर वालों का ख्याल रखूंगी। मेरे पति ने मुझे घूरती हुई नजरों से देखा था। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पति का रवैया बड़ा अजीब सा था, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं ससुराल में सबको साथ लेकर चलूंगी। लेकिन अगली सुबह एक अजीब किस्सा हुआ। मैं अपने कमरे में ही सो रही थी कि मुझे बाहर दरवाजे पर किसी की आहट का एहसास हुआ। मेरी आंख एकदम खुल गई थी, क्योंकि मैं हमेशा से कच्ची नींद सोती थी। मैंने देखा तो बाहर एक साया सा लहराया था, लेकिन जब उठकर बाहर आई तो वहाँ कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कोई मेरी चाक झांक कर रहा हो। मैंने और कोई बात तो नहीं की, अपने पति से पूछा कि क्या आपका भाई बुरी नजर का तो नहीं है। तो मेरे पति ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, वह ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब बस इतना था कि वह तेज है, बाकी वह तुम्हें अपनी माँ की जमा समझता है। ऐसा कभी सोचना भी मत कि वह तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मेरा छोटा भाई है, इसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल नहीं होता। पति की बात सुनकर मैं भरोसेमंद हो गई थी। ये भी यकीन आ गया था कि मेरे पति ने मुझे बस मेरे देवर से ज्यादा पास न रहने को कहा है। मगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने देवर को छोटा बच्चा समझ लिया, जबकि उसकी उम्र 15 साल थी। पति ने बताया कि उन्हें कुछ दोनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वे किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे, इसलिए मैंने एतराज नहीं किया। हालांकि हमारी शादी को भी बस 2 हफ्ते ही हुए थे, लेकिन उन्हें मीटिंग की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। मैंने अपने पति से कह दिया कि मैं उनका इंतजार करूंगी, लेकिन उनके जाने के बाद एक अजीब किस्सा हुआ। शाम को 5 बजे मेरे पति घर से चले गए थे। मैं रात के 12 बजे तक जागती रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा, जब मुझे लगा मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। दरवाजे पर हल्की सी की आहट हुई थी। मैंने ज्यादा और नहीं किया, क्योंकि मैंने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा लिया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ जाए, क्योंकि इस कमरे की चाबियां सिर्फ मेरे पास थी। लेकिन ऐसा हो चुका था, कोई मेरे कमरे में आ गया था। और अब मुझे हैरत हो रही थी कि वे कौन है। अब तो मेरा शक बस जिन भूत की तरह ही जा सकता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था। मैं जल्दी से हड़बड़ा कर उठ गई थी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज कमरे में महसूस हुई। डर के मारे दिल बैठ रहा था। मैं वहीं पर चुप होकर बैठी रही। फिर तकरीबन 2 ही मिनट गुजरे थे कि हल्की सी रोशनी मुझे दिखाई दी। कोई मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। मुझे तो सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि चोर और डाकू का ख्याल आते ही मेरा दिल हमेशा ही कांप जाता था, और आज तो हकीकत में हो रहा था। मैं अपने बेड पर यूं बेजान बैठी रही, जैसे अगर हिली तो कोई गोली मार दे, वजूद से आर पार कर देगा। और फिर जैसे ही उस वजूद में दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मेरा शक यकीन में बदल गया। वो कोई चोर ही था। पीछे मैंने हल्की सी चीख मारी और फौरन उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चोर मेरे कमरे से निकलकर सीधा मेरे देवर के कमरे की तरफ जाता हुआ महसूस हुआ। मैं चीखती हुई बाहर आ गई। मैंने अपनी सास को भी बुलाया, उन्हें बताया कि मेरे कमरे में एक चोर आया था और अब वह मेरे देवर के कमरे में चला गया है। मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था। बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, घर के सभी दरवाजे बंद हैं। चोर आता तो मेरे भी कमरे में आता, और फिर अगर डाका डालने के लिए अच्छा होता तो इतने आराम से क्यों आता। चोर और डाकू किसी से डरते नहीं होते, वह तो बस हमला कर देते हैं। मैंने अपनी सास से बताया तो कहने लगी कि तुम्हें वहम हुआ है। मैंने कहा, चलकर आप अपने बेटे का कमरा तो देख लें, ऐसा ना हो कि चोर उसके कमरे में ही हो। मेरी सास के दिमाग को ये बात जाकर लगी। उन्होंने कहा कि ये सही बात है। फिर मैं और मेरी सास मेरे देवर कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा बंद था। सास ने उसके कमरे का दरवाजा जोर से पीटा।
मेरे देवर ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। क्या बात है माँ, रात के इस वक्त मुझे क्यों जगा रही हो? बेटा, तुम्हारे कमरे में कोई और तो नहीं है? मेरा देवर गुस्सा हो गया। माँ, दिमाग मत खराब करो, मेरे कमरे में और कौन होगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि कोई लड़की भगा कर ले आऊंगा? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी सास ने कहा, और फिर देवर के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने मुझसे यही कहा कि ये तुम्हारा भ्रम होगा, कोई तुम्हारे कमरे में क्यों आ सकता है। मेरी परेशानी तो बढ़ गई थी, सोच भी नहीं सकती थी कि इस बात के पीछे कितनी घिनौनी कहानी छिपी होगी। मेरी खामोशी के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर पर नजर रख लूंगी, कौन मेरे कमरे में आता है कौन जाता है इसका भी पता लगाऊंगी, कि इसके पास मेरे कमरे की चाबी है ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। लेकिन इस हद तक पहुँचते पहुँचते मेरे साथ ही क्या हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह मेरा पति भी अचानक से घर आ गया। हालांकि वो 1 हफ्ते का कहकर गया था। मैंने उन्हें घर में देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने पूछा, आप कैसे आए? वह भी मुझे बिना बताए। बहरहाल मुझे आपके आने की खुशी हुई, मैंने ये कहा था, लेकिन पति की आंखों के अंदाज बदले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझ पर भरोसा ना करते हो, मुझे शक की नजर से देख रहे थे। तुम्हें मेरे आने की खुशी तो नहीं हुई? लगता है, मेरे पति ने अजीब से अंदाज में कहा था। क्यों नहीं होगी खुशी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा तो उन्होंने एक नजर मुझ पर डाली और बोले, चलो बाहर चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी तुम तो बहुत मशहूर औरत हो, तुम्हारा इंतजार तो बहुत लोग करते हैं। मैं अपने पति की बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, उनकी बातें बहुत ही अजीब थी। पहले ही दिन इतना शक। मैंने पूछा कि आपको मैं अच्छी नहीं लगती? मेरी बात सुनकर पति ने खास जवाब नहीं दिया। फिर हम लोग बाहर आ गए। मेरी सास का मूड भी बिगड़ा हुआ था। मैंने उनसे हंसकर बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया। मुझे अजीब लग रहा था। मेरी सास तो बहुत खुशमिजाज थी, उन्होंने कभी ऐसा चेहरा मेरे सामने नहीं बनाया था, लेकिन आज वह भी बहुत ही ज्यादा परेशान और मुझसे नाराज लग रही थी। मैं भी चुप हो गई। मेरी सास को महसूस हो गया कि मुझे उनका रवैया बुरा लगा है। तभी वे मेरे पास बैठी और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। औरत की वफादारी सबसे ज्यादा खास होती है। वह जब वफादार नहीं रहती तब उसे अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी बाकी हर चीज को भुलाकर अपने पति के साथ वफादार होगी, क्योंकि जिंदगी में अपने पति से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। ये बात सुनकर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। आखिर मेरी सास मुझे क्या कहना चाहती थी, मैं ये समझ नहीं पाई थी। मैंने उनसे पूछा, पर उन्होंने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। मेरे दिमाग में हजारों लाखों सवाल उठ रहे थे। कोई तो बात है जो मेरी सास मेरे साथ ऐसी बात कर रही थी। अब दिल परेशान था, लेकिन एक बार जो देखने वाली थी, नाश्ते की मेज पर बैठा मेरा देवर हंस रहा था। उसकी मुस्कुराहट ऐसे ही जैसे उसने बहुत बड़ा जंग हासिल कर ली हो। मेरी नजर उससे चार हुई तो उसने हंसते हुए मुझे देखा। मैं समझ गई थी कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मेरे देवर की ही चाल है, क्योंकि बिना वजह तो मेरी सास इस तरह रवैया नहीं करती। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने देवर पर भरोसा कभी भी नहीं करूंगी। इससे सख्ती से पेश आऊंगी। इससे कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे वह मेरी कमजोरी बना सके। थोड़ी देर बाद वह खुद ही मेरे पास आ गया, बोला कि भाभी, मुझे आपसे 1000 रुपए चाहिए। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तुम्हें पैसे दे दूंगी? मेरे पास अपनी शादी के पैसे हैं, वह तो बस मैं अपने माँ बाप को ही दूंगी। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ा। क्यों नहीं दोगी? मैं आपका भाई हूँ, लेकिन मैं खतरनाक भी हो सकता हूँ। क्या कहा तुमने? खतरनाक हो सकते हो? वह क्यों? मैंने हैरत से पूछा। मैं इसकी बातों में उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मुझे उलझा रहा था। भाभी, देख लेना, अगर मैं खुश नहीं होगा तो घर में कोई भी खुश नहीं होगा, और कोई भी आपसे ठीक से बात नहीं करेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप मुझे 1000 रुपए दे देंगी तो भाई और माँ दोनों ही आपसे खुश हो जाएंगे। वह आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप देख लेना, मैं हूँ ही उनका लाडला। मैं जो कहता हूँ वह मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 1000 तो दे दूंगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वे हमेशा मेरे साथ अच्छे रहेंगे? लेकिन इसकी फीस लगेगी, मेरे देवर ने शातिराना अंदाज में कहा। आप हर हफ्ते मुझे 1000 रुपए दे दिया करना। माँ और भाई को हैंडल करना मेरा काम है। अच्छा, वह किसी खुशी में मैंने दिल में सोचा, लेकिन उससे वादा कर लिया कि मैं ऐसा ही करूंगी। हर हफ्ता उसे 1000 रुपए दिया करूंगी। फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी थी। मुझे दिल में बहुत गुस्सा भी था। मैं कभी भी किसी को इस तरह डर के मारे पैसे नहीं देती थी, लेकिन कुछ ना कुछ गलत था जो मेरे साथ होने जा रहा था। इस बात का एहसास होते ही मैंने अपने देवर की बात पर एतराज करने की बजाय उसे पैसे देना शुरू कर दिया था। अब घर में सबका मिजाज बहुत अच्छा था, सारे ही मुझसे खुश थे। मेरी सास ने भी कोई एतराज नहीं किया, पति ने भी शक करना बंद कर दिया।
लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। फिर एक रात मेरे कमरे में मेरा देवर आ गया। कहने लगा, भाभी मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैंने कहा, तुम्हें 1,000 रुपए ही दे सकती हूँ, इससे ऊपर मेरे पास भी नहीं है। आपके पास बहुत पैसे हैं भाभी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उसने बड़े ढीठ पने से जवाब दिया। तो मैं हैरान रह गई। बस आप मुझे 5,000 रुपए दे दें, आखिरी बार, बाकी पूरे महीने की किश्तें माफ है। मुझे उस वक्त 5,000 रुपए दे दीजिए। ऐसे मत कहो कि किश्तें माफ करने वाले तुम होते कौन हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। मैं गुस्से में उठ खड़ी हुई। आपसे पैसे ही तो मांग रहा हूँ, पैसों के बदले मैं अपनी खिदमत को अंजाम दूंगा। आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना अगर आप मुझसे दुश्मनी करना चाहती है तो आपकी मर्जी। मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं। हर इंसान की अपनी फितरत होती है। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान हो गई थी। तुम्हें कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैंने कहा, जो मक्कारी के साथ मुस्कुरा पड़ा और बोला, देखिए भाभी, मैं ज्यादा बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ और मेरा काम आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। क्यों, तुम कोई जादूगर हो? मैंने उससे पूछा। जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ जादू से बड़ी तबाही ला सकता हूँ, ये आप जान लीजिए। ये कहकर वह तो चला गया। उसने मुझे शाम तक का वक्त दिया कि मैं उसे 5,000 दे दूँ, वरना जो मेरे साथ होगा उसकी जिम्मेदार मैं खुद होगी। मैं इस बात को भूल गई थी। शाम के वक्त मेरी कामवाली ने कहा, आपको सासू माँ बुला रही हैं, ऊपर छत पर चली जाइए। मेरी सास अक्सर चाय के वक्त मुझे अपने पास बिठाकर अपनी पुरानी बातें सुनाया करती थी। इसी वजह से मैं उनके पास बैठती थी। उनसे बहुत कुछ सीख मिलती थी और उनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता। लेकिन आज मेरी सास छत पर चली गई थी। ये बात अजीब थी। शाम के वक्त वह मुझे भी छत पर जाने से मना किया करती थी। नई नवेली दुल्हनों को छत पर या फिर ऐसे खुले माहौल में जाने से परहेज करना चाहिए। तो फिर आज मेरी सास ने रात के 8 बजे मुझे छत पर क्यों बुलाया था? ये बात हैरान कर देने वाली थी। लेकिन अभी 7:55 हो गए थे। मैंने सोचा, मैं जल्दी से ऊपर जाकर देख ही लेती हूँ, 2-4 बातें भी हो जाएंगी और बदला भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही वे छत पर गए, छत का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया गया। मुझे समझ आ गई थी कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैंने चीखना चिल्लाना सही नहीं समझा। 2 मिनट ही गुजरे थे कि छत की दीवार लांग कर एक शख्स मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उसे वहां देखकर हैरान थी। अमन, तुम? मेरे मुंह से निकला, हाँ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बताओ, तुम अब कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? ऊपर वाले के लिए यहाँ से चले जाओ। अभी मैं ये कह रही थी, छत का दरवाजा खुला, साथ ही वह दोबारा दीवार लांग कर वहां से चला गया। तुम किससे बातें कर रही थी? मेरे पति ने आंखों से गुस्सा बरसाते हुए मुझसे पूछा। मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रही थी और साथ ही मेरी जुबान कांपने लगी। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मैं जमीन पर गिरते गिरते बची। मेरे पति ने मुझे संभाला और मुझे उठाकर चला गया। मेरी तबीयत वाकई में खराब हो चुकी थी। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। मेरे पति को लगा शायद मैंने कोई जिन भूत देख लिया है, लेकिन डॉक्टर ने हमें जो बात सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनते ही मेरे पति का सारा गुस्सा तो दूर हो गया, लेकिन मेरे दिमाग से बात नहीं निकली कि जब मेरी सास की छत पर नहीं थी तो मुझे मेरी काम वाली ने छत पर क्यों भेजा। अगले ही दिन मैंने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था, किसके कहने पर किया था। बोली कि मुझे माफ कर दे, मैं आपको नहीं बता सकती। मेरे दिमाग में बार बार उसका ख्याल भी आ रहा था। सोचा कि आप तो वैसे भी मुझे मायके जाना पड़ेगा। अमन से वही जाकर पूछ लूंगी कि वे मेरे ससुराल आखिर क्यों आया था, क्या वजह थी कि वह बार बार मुझे तंग कर रहा था। 1-2 बार पहले भी उसने मुझसे बात करने की कोशिश की थी। मैं अपने घर से निकल पड़ी। मेरे पति ने मुझे इजाजत दी थी। वह मुझे खुद लेकर मेरी माँ के घर आ गए। मेरी माँ मेरी खुशखबरी सुनकर खुद भी खिल उठी थी। उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, यानी मेरे भाई की शादी के बाद अभी तक मेरी माँ को औलाद की खुशखबरी नहीं मिली थी। कभी मेरे खुशखबरी ने ही उन्हें निहाल कर दिया था। मैंने उन्हें खबर सुनाई तो कहने लगी, बेटी तुम्हारी पहली औलाद है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने ससुराल वालों पर बोझ ना बनो, बल्कि मेरे पास आकर रहो। मैं तुम्हारी औलाद का ख्याल भी रखूंगी और वैसे भी लड़की उन दिनों अपनी माँ के पास ही रहे तो अच्छा है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई थी, पर अपने पति के सामने मैं और कोई बात नहीं करना चाहती थी। उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि मैं चाचा के घर जाकर उनके बच्चों से मिलती हूँ। दरअसल मैं अमन से भी बात करना चाहती थी, जो इस रोज मेरे ससुराल आ पहुंचा था। अमन के साथ मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन फिर वह मंगनी टूट गई थी। इसकी कुछ वजह थी, लेकिन हम दोनों को इस बात पर एतराज नहीं था, इसलिए हम एक नहीं हो पाए थे। लेकिन दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे। मैं उनके घर गई। अमन मुझे देखते ही बहुत होशियारी से कहने लगा, क्या बात है, आप ठीक तो है? मैंने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे और इस रात मेरे घर क्यों आए?
अगर मेरा पति देख लेता तो वह क्या सोचता? क्यों उसे सोचने देना था? वैसे भी वह तुम पर इतना जुल्म जो करता है। अमन ने बड़े दुखी लहजे में कहा। जुल्म करता है? ये तुमसे किसने कहा? मेरी बात पर वह मुझे हैरत से देखने लगा। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे रोज बात करती हो, ये देखो तुम्हारे मैसेज मेरे पास। ये सुनकर मेरे तो कदम तले जमीन निकल गई। मैंने उसके हाथ से उसका मोबाइल लेकर देखा तो इसमें वाकई मेरे मैसेजेस थे और कोई बातें कर रहा था। कह रहा था कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मुझे आकर ले जाओ। मेरी माँ बाबा को भी बता दो कि मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है। मैं हैरान रह गई कि ऐसा मैंने कब कहा। मैंने अमन से कहा कि तुम इस नंबर पर दोबारा मैसेज करो। उसने मेरे सामने ही मैसेज किए तो फौरन जवाब आ गया। मैंने कहा देखो मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अगर ये मैं होती तो फिर मैं ही तुमसे बात कर रही होती, लेकिन ये कोई और है। मैं अपने देवर पर ही शक कर रही थी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि जब अमन ने नंबर पर फोन करने की कोशिश की तो उसने नंबर नहीं उठाया। कहा कि मैं अपने मायके में हूँ, मुझसे वहीं आकर मिल ले। मैं समझ गई थी कि बातें सिर्फ और सिर्फ मेरा देवर ही कर सकता है। अगर मेरी इज्जत करता था, मैंने अमन से कह दिया तुम आइंदा उस नंबर पर कोई बात नहीं करना और इस शख्स को भी अच्छे से समझा देना हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं था। मेरे देवर पर मुझे हैरत हो रही थी कि ये राज उसे कैसे पता चला था। रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं मेरा देवर आता था। वह हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में शक करवाना चाहता था और मेरे पति की गलतफहमी को शिकार हो रहे थे। पर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई। अगर बताती तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मैंने अमन को समझा दिया था कि अगर आइंदा से उसका मैसेज आया तो उसे बता देना कि और तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अब हम दोनों पति पत्नी बहुत खुशी से रहने लगे थे। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी।